Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. झनकार, 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 झनकार। आर्टुरो और वासु के बीच लगातार संघर्ष जारी रहा। दोनों ने एक दूसरे की चालों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की ताकत के बारे में जाना। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, आर्टुरो धीरे धीरे रुक गया और पीछे हटने लगा और अपनी हमलावर शक्तियों को बढ़ाने लगा। और आश्चर्य की बात यह है कि वासु उसके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि वह भी अपनी शक्तियों को रोके हुए था। यह एहसास होते ही आर्टुरो और भी उत्साहित हो गया। उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह वासु को परास्त करने में सक्षम हो गया। हालांकि वासु बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह आर्टुरो की शक्तियों के सामने थोड़ा कम पड़ रहा था। आर्टुरो उसे आकाश में ले गया। जैसी कि उम्मीद थी, वासु उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने में सफल रहा, लेकिन वह यही चाहता था कि वह ऐसा करे। जैसे ही वासु आकाश से नीचे गिरा, आर्टुरो ने उसका पीछा किया। आर्टुरो का दृष्टिकोण। अंत। लोग पहले लाल रंग की किरण और उसके बाद नीली रंग की किरण देख पाए। वासु का पीछा करते हुए आर्टुरो ने अपनी हथेलियां एक साथ मिलाकर वासु पर कई बर्फीले बिजली के बोल्ट दागे। जवाब में वासु ने जवाबी हमले में कई क्रिम्सन बिजली के बोल्ट दागे। बूम! दरार! जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, वासु को एहसास हुआ कि आर्टुरो की बिजली की चमक कोई साधारण बिजली की चमक नहीं थी। बिजली की लाल चमक को पीछे धकेला जा रहा था। ये देखकर वासु रास्ते से हट गया। बर्फीली बिजली की चमक वासु को नहीं मार पाई और जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह जमीन के पास आया, सब कुछ जमी हुई मूर्ति में बदल गया। करीब 500 मीटर बड़ा क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में जम गया। वासु ने यह देखा और आर्टुरो की ओर देखा, जिसने नीली लौ का एक 10 मीटर का विशाल गोला भेजा। यह कोई साधारण ज्वाला नहीं है, वासु ने सोचा, जब वह नीली ज्वाला वाले गोले का मुकाबला 10 मीटर बड़े लाल ज्वाला वाले गोले से करने के लिए आगे बढ़ा। बूम! जब दोनों हमले टकराए, वासु और आर्टुरो ने उनका पीछा जारी रखा। आर्टुरो ने वासु का पीछा करना जारी रखा। वासु ने यह देखा और आर्टुरो की ओर देखा, जिसने नीली लौ का एक 10 मीटर का विशाल गोला भेजा। यह कोई साधारण ज्वाला नहीं है, वासु ने सोचा, और उसने नीली ज्वाला वाले गोले का मुकाबला 10 मीटर बड़े लाल ज्वाला वाले गोले से किया। बूम! जब दोनों हमले टकराए, वासु और आर्टुरो ने उनका पीछा जारी रखा। आर्टुरो ने वासु का पीछा करना जारी रखा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। जब वासु ने पीछे मुड़कर देखा, तो बर्फ की मूर्ति में बदलने से पहले जो आखिरी चीज उसने देखी, वह थी उसकी आंखों के सामने एक नीली बिजली का बोल्ट। बूम! लड़ाई देख रही भीड़ ने देखा कि लाल रंग की किरण उनकी नजरों से ओझल हो गई थी। उन्हें सिर्फ नीली किरण ही दिखाई दे रही थी। इससे उन्हें लगा कि लाल रंग की किरण हार गई है। वासु का पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। आर्टुरो ने वासु की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसे अभी भी लग रहा था कि उग्रसेन एम्पेरे अभी भी जीवित है। दरार! वासु की बर्फ की मूर्ति पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। छोटी दरारों के बाद कई अन्य छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। चकनाचूर! सारी बर्फ को तोड़ते हुए आर्टुरो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को क्रिम्सन फ्लेम में पाया।
क्रिम्सन बिजली उसके शरीर के चारों ओर हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। मुझे आश्चर्य है कि आप इसका सामना कैसे करेंगे। जैसे ही आर्टुरो ने अपनी बात पूरी की, रात का आसमान अचानक चमक उठा और सभी ने ऊपर की ओर देखा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे हजारों सुनहरे उल्का पिंडों को देखकर चौंक गए। वासु ने अपने सिर के ऊपर 1000 से ज्यादा सुनहरे तारे देखे। उसे पता था कि हमले से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बड़ा करें। उसने अपनी काली तलवार पकड़ ली और हमले से खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बूम, बूम, बूम। एडमांटाइट डूमब्लेड, जो 20 मीटर से अधिक लंबा और 5 मीटर चौड़ा हो गया था, उसने सभी शूटिंग सितारों को ले लिया। पीक 5 स्टार काली तलवार को देखते हुए आर्टुरो ने एक बार फिर भौहें सिकोड़ी। उनके आदान प्रदान से वह बता सकता है कि यह काली तलवार वास्तव में विशेष है। जब वासु खुद को गिरते तारों से बचाने में व्यस्त था, आर्टुरो को पता नहीं था कि उसके ऊपर काले बादल और भी ज्यादा लाल बिजली के बोल्ट इकट्ठा करने लगे हैं। बादलों में लाल बिजली और भी ज्यादा हिंसक हो गई, यहां तक कि दूर से भी काले बादल और लाल बिजली की चमक देखी जा सकती है। इस बीच आर्टुरो ने एक पुराना जंग लगा हुआ दिखने वाला मेंटल निकाला। मेंटल कई तरफ से फटा हुआ था और उसका गहरा लाल रंग भी नहीं था। यह थोड़ा गंदा था। कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि कोई पीक 5वें क्रम का व्यक्ति इसे पहने हुए है। मूल्यांकनकर्ताओं के अलावा कोई भी यह नहीं सोच सकता कि यह पुराना घिसा पिटा मेंटल एक शक्तिशाली कलाकृति है। जैसे ही आर्टुरो ने मेंटल पहनना समाप्त किया, उसे लगा कि काले बादलों में कुछ गड़बड़ है। और फिर बूम, 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 क्रोधित बिजली मंत्र। दूर से देख रहे लोगों के मुंह में आश्चर्य की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्होंने हजारों लाल लाल बिजली को आसमान से बरसते देखा। आर्टुरो को हजारों क्रिम्सन बिजली के बोल्टों से मारा गया। अंत में वह उड़ गया। वह वासु से कुछ 1000 मीटर दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही उसे खड़े होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। अच्छा नहीं, आर्टुरो का शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसे यह दर्द बहुत पसंद था। उसे कितने समय से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उसे दर्द का एहसास करा सके। यहां तक कि वह भूल गया कि पिछली बार उसे कब इस हद तक धकेला गया था। उसी समय वासु पर बरस रहे टूटते तारे भी रुक गए। अपने ड्रैगन पंख फैलाकर वह आर्टुरो से मिलने के लिए हवा में उड़ गया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। वासु ने देखा कि आर्टुरो ने एक पुराना घिसा पिटा लाल मेंटल पहना हुआ है। इस मेंटल के बारे में एक बात जो उसने तुरंत नोटिस की, वह यह थी कि यह ड्रैगन स्केल से बना था। ड्रैगन स्केल इतने दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वासु इसे पूरी तरह से देख पा रहा था। वह क्या है? वासु खुद को रोक नहीं सका और आर्टुरो से पूछा। एक गहरे हरे रंग की आभा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। आर्टुरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ ऐसा जिससे तुम मुझे और शक्ति दोगे। ड्रैगन का आवरण। विवरण। इस अद्भुत लबादे को बनाने के लिए सदियों से काटे गए ड्रैगनहाइड और स्केल का इस्तेमाल किया गया था। जादू, जो एक पूरे कबीले के प्रयासों का योग था, उसमें डाला गया था और परिणाम स्वरूप लबादा ड्रैकोनिक परलोक से संबंध स्थापित करता है। इससे शक्ति निकलती है, एक मादक शक्ति जो आपको ड्रैगन का लबादा पहनने के लिए बुलाती है और विनती करती है। इस लबादे को अपना प्रभाव पाने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
एक बार अनुकूलन हो जाने पर पहनने वाले को पता चलता है कि लबादा ट्रू पॉलीमोर्फ मंत्र के समान तरीके से बदलने की क्षमता प्रदान करता है। लबादा किसी को अपने जैसे ही संरेखण के ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। परिवर्तन के दौरान धारण की गई या पहनी गई सभी वस्तुएं ड्रैगन रूप में समाहित हो जाती हैं। गर्जन। हर जगह एक गड़गड़ाहट फैल गई। वासु ने आर्टुरो के शरीर में हो रहे बदलावों को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका पूरा शरीर चमकीली नीली रोशनी से ढका हुआ था। हर सेकंड के साथ उसका शरीर बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर का आकार बदल गया और वह एक विशालकाय सांप जैसा दिखने लगा। उसकी त्वचा पर गहरे हरे रंग की परतें जमने लगीं, जिससे उसकी रक्षा शक्तियां बढ़ गईं। जब रूपांतरण पूरा हुआ तो वासु के सामने एक 25 मीटर का विशालकाय सांप उड़ रहा था। यह एक पूर्वी ड्रैगन है। हरे ड्रैगन का पूरा शरीर मोटे और चमकदार शल्कों से ढका हुआ था। उसके नुकीले पंजे और बड़े दांत थे। ड्रैगन का रंग बैंगनी ही रहा। ड्रैगन का आवरण एक शुरुआती 5वें क्रम की कलाकृति है, जिसे मैं वेस्टनिया में एक शुरुआती 5वें क्रम के साधक को मारने के बाद लेने में कामयाब रहा। पिछले कुछ वर्षों में शक्तिशाली साधकों की तलाश में आर्टुरो ने सभी 6 महाद्वीपों की यात्रा की है। अपनी यात्रा में उसने अनगिनत साधकों को चुनौती दी थी। हर बार जब वह किसी कल्टीवेटर को हराता था तो वह उनके पास मौजूद सभी चीजें अपने पास रख लेता था। आर्टुरो अपने पास मौजूद कीमती चीजें अपने पास रखता था और बची हुई लूट इकोनेक्सस सम्राट को दे देता था। इससे यह सुनिश्चित होता था कि वह इकोनेक्सस सम्राट को भी खुश रखे। मेंटल ऑफ ड्रैगन का पिछला मालिक ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का एक नौसिखिया 5वें क्रम का साधक था। नौसिखिया 5वें क्रम के साधक को ड्रैगन को मारने के लिए वेस्टनिया भेजा गया था। आर्टुरो को इस जादुई कलाकृति के बारे में पता था और वह इसे अपने लिए चाहता था। वह जानता था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड इतनी कीमती कलाकृति मांगने पर उसे देने के लिए राजी नहीं होगा। इसलिए जब उसने शुरुआती 5वें क्रम के साधक को अकेला पाया तो उसने साधक को मार डाला और उसकी संपत्ति छीन ली। हालांकि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कुछ बुजुर्गों को शक था कि इसके पीछे आर्टुरो का हाथ है, लेकिन वे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्टुरो इकोनेक्सस साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति था और सम्राट रजत आर्तुरो को उसके किए के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। आर्तुरो को यह भी संदेह था कि सम्राट को भी इस बारे में पता था, लेकिन उसने अनजान बने रहना चुना। अंत में यह मामला दब गया और किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को इकोनेक्सस साम्राज्य से बहुत समर्थन मिला और वे अपनी दोस्ती को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। अगर इकोनेक्सस साम्राज्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का समर्थन करना बंद कर दिया तो ड्रैगन स्लेयर गिल्ड नष्ट हो जाएगा। यह मुझे अस्थायी रूप से अपनी जाति को ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। वासु इसे महसूस कर सकता था। ड्रैगन में तब्दील होने के बाद आर्टुरो की आभा और भी मजबूत हो गई है। आखिरकार आप नकली के अलावा कुछ नहीं हैं। आप असली ड्रैगन नहीं हैं। आप अपने शरीर को ड्रैगन में बदल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उन गुणों और गुणों की नकल नहीं कर सकते जो हम ड्रैगन में होते हैं। और ऐसा कोई तरीका नहीं है यह ड्रैगन सम्राट किसी नकली ड्रैगन से पराजित हो जाए। यह वासु के लिए गर्व की बात थी। वासु ड्रैगन सम्राट था।
अगर वह नकली ड्रैगन से पराजित हो गया तो वह सभी ड्रैगनों का राजा होने के अपने नाम को कैसे पूरा कर सकता है? ड्रैगन सम्राट। आर्टुरो ने वासु के बाद नाम दोहराया। वासु के लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। यह लड़ाई उसके पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मनोरंजक लड़ाई बन सकती थी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके साथ आपकी सर्वश्रेष्ठ लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा था, वासु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दहाड़। अपने ड्रैगन रूप में प्रवेश करने के बाद सहज प्रवृत्ति से ड्रैगन सम्राट ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई, जिससे भूमि हिल गई और बर्फ उससे दूर हो गई। वासु अपने ड्रैगन रूप में था। वासु का ड्रैगन रूप 50 मीटर आकार का था। उसके पास 2 बड़े मजबूत सुंदर क्रिम्सन ड्रैगन पंख थे। उसकी भुजाएं ड्रैगन के पंजे में बदल गईं। उसके पंजे सफेद रंग के थे। पूरा शरीर मोटे लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी पुतलियां खड़ी दरारों के साथ लाल रंग की थीं। उसके सिर के ऊपर 2 बड़े सीधे सींग थे। उसके दांत सफेद और बहुत बड़े थे। जब वह सांस लेता था तो उसकी नाक के पास लाल रंग की छोटी छोटी लपटें उठती थीं। उसकी जीभ लाल रंग की थी। उसकी पूंछ का सिरा लाल रंग की लपटों में जल रहा था। स्वर्गीय। आर्टुरो यह शब्द कहने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। वासु को देखते हुए उसे लगा कि वह एक सच्चे दिव्य प्राणी की उपस्थिति में था। वासु के ड्रैगन रूप को देखकर आर्टुरो को पहली बार किसी के रक्त वंश से ईर्ष्या हुई। काश उसके पास वासु की तरह दिव्य ड्रैगन रक्तवंश होता तो कितना बढ़िया होता। उसके शक्तिशाली शरीर के चारों ओर लाल रंग की ज्वाला की लपटें नाच रही थीं। उसके शरीर को ढंके हुए अटूट लाल रंग के तराजू अंधेरे में चमक रहे थे। रात के अंधेरे में यह चमक उसे एक अनोखी चमक देती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया से कोई सच्चा ईश्वर हो, एक ईश्वर जो शासन करने और जीतने के लिए नश्वर लोक में उतरा हो। उसके शरीर के चारों ओर असंयमी लाल बिजली चमक रही थी। जो कोई भी उसके पास आता उसे लाल बिजली का झटका लगता। दूर से उग्रसेन और इको डोमिनियन साम्राज्यों की सेना ने यह सब देखा। एक बार फिर 1 मिलियन की सेना ने उग्रसेन सम्राट के दिव्य ड्रैगन रूप को देखने और उसकी प्रशंसा करने के लिए आगे बढ़ना बंद कर दिया। सुंदर, तो यह हमारे सम्राट का ड्रैगन रूप है। उग्रसेन सैनिकों में से किसी ने भी अपने सम्राट के दिव्य ड्रैगन रूप को कभी नहीं देखा है। लगभग हर उग्रसेन सैनिक अपने सम्राट को उनके दिव्य ड्रैगन रूप में देखना चाहता था और आज वे इसे देखने के लिए काफी भाग्यशाली थे। राजसी। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इस बात को शब्दों में बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं इस समय कितना आश्चर्यचकित हूं, इको डोमिनियन सम्राट के सैनिकों ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक सच्चे दिव्य प्राणी, एक ड्रैगन भगवान की उपस्थिति में हूं। दयानंद आगे बढ़ा और एक नरम स्वर में बोला जो सबके कानों तक पहुंच गया। नहीं, वह एक ड्रैगन भगवान नहीं है। वह सभी ड्रैगन का राजा है। वह पृथ्वी का शासक है। वह दिव्य है। वह सदा शक्तिशाली और अपराजेय है। वह ड्रैगन सम्राट है। ये शब्द बोलते ही सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए और वे उस विशालकाय दिव्य ड्रैगन को देखने लगे। उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थीं। दूसरी तरफ इको नेक्सस साम्राज्य के सैनिकों की प्रतिक्रिया काफी भयावह थी। सैनिकों पर दुश्मन ने हमला किया था। अगर उनके कमांडर ने उनकी रक्षा नहीं की होती तो वे अब तक मर चुके होते। खाली पेट होने के कारण
उन्हें दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ा था। कई सैनिक इस बात से परेशान थे कि उन्हें नींद से जगाकर लड़ाई के लिए भेजा गया था। चूंकि उनके कमांडर और दुश्मन उनके स्थान से बहुत दूर लड़ रहे थे, इसलिए वे ठीक से नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। समय समय पर उन्होंने प्रकाश की दो किरणों को बार बार टकराते और पर्यावरण को नष्ट करते और अपने हमलों से भूमि का आकार बदलते देखा। और अब इतनी दूर से भी उन्होंने दो अलग अलग तरह के ड्रैगन को एक दूसरे का सामना करते देखा। उनका कमांडर एक सांप जैसे हरे पूर्वी ड्रैगन में बदल गया था, जबकि दुश्मन एक शक्तिशाली दिखने वाले पश्चिमी ड्रैगन में बदल गया था। जब दोनों ड्रैगन की शक्लों की तुलना की गई, भले ही उन्हें यह स्वीकार करने में दुख हुआ, लेकिन वे अपने दिल की गहराई में जानते थे कि पश्चिमी ड्रैगन पूर्वी ड्रैगन की तुलना में अधिक प्रभावशाली, खतरनाक और शक्तिशाली लग रहा था। टैप टैप। एक 5 फीट लंबे 17 वर्षीय युवा लड़के ने अपने 19 वर्षीय दोस्त को फोन किया। भाई, जब तक सबका ध्यान बटा हुआ है, चलो भाग चलें। बिली, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सचमुच अपने ही घर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? 19 वर्षीय सैनिक स्टीव उस समय क्रोधित हो गया जब उसका मित्र बिली युद्ध के मैदान से भागना चाहता था। स्टीव ने बिली के दोनों कंधों को पकड़ा और गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। यह साम्राज्य हमारा घर है। हम इस साम्राज्य में पैदा हुए हैं और इस साम्राज्य की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमने इस साम्राज्य को इसके दुश्मनों से बचाने और इसके सम्मान की रक्षा करने की शपथ ली है। हमने इस साम्राज्य को आपके बच्चों और हमारे परिवारों के लिए स्वर्ग बनाने में महामहिम की मदद करने की शपथ ली है। यह वह कहानी थी जिसका इस्तेमाल साम्राज्य अपने सैनिकों का दिमाग धोने के लिए करता था। साम्राज्य ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने का विचार कैसे रख सकते हो? स्टीव ने अपनी आवाज धीमी रखने की पूरी कोशिश की ताकि दूसरे लोग उसकी बातें न सुन सकें। अगर दूसरों को पता चल जाता कि बिली भागने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरे लोग बिली को गद्दार मान लेते और उसे तुरंत मार देते। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे स्टीव नहीं देखना चाहता था, क्योंकि बिली उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वह उसके छोटे भाई की तरह भी था, जिसकी उसने सेना में भर्ती होने के बाद से ही देखभाल की थी। एम्पायर के बारे में स्टीव के आखिरी वाक्य ने बिली के अंदर कुछ तोड़ दिया। बिली ने स्टीव के हाथों को अपने कंधों से दूर धकेल दिया और गुस्से से पूछा, एम्पायर ने मेरे लिए क्या किया है? जब से मैं सेना में शामिल हुआ हूं, मुझे सम्राट सहित अनगिनत लोगों ने बताया है कि साम्राज्य ने मेरे और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन साम्राज्य ने मेरे लिए वास्तव में क्या किया? मैं सड़कों पर रहा हूं और जीवित रहने के लिए सड़ा हुआ भोजन खाया है। क्या साम्राज्य ने मुझे जीवित रहने के लिए भोजन और आश्रय दिया? इसका उत्तर है नहीं। मेरे पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। बड़े होने पर मुझे हमेशा अमीरों, सैनिकों, कुलीनों और समाज के सभी लोगों द्वारा लात घूंसे मारे गए और अपमानित किया गया। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब साम्राज्य कहाँ था? यह कहानी कि साम्राज्य ने मेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, पूरी तरह से बकवास है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप सभी लोगों का दिमाग इस तरह की बेवकूफ कहानी से बहक जाएगा। अंत में स्टीव हैरान रह गया। उसने बिली को पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था और बिली के शब्दों ने साम्राज्य के बारे में उसकी मूल धारणा को हिलाकर रख दिया है।
वह अपने शब्दों, अपने दिल और अपने स्वयं के विकल्पों पर संदेह करने लगा था। मध्यम वर्ग और विशेषकर निम्न वर्ग के लोगों के लिए अमीर बनने, बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक स्थिति में वृद्धि पाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह होगा कि वे अपने परिवार के किसी सदस्य को सैनिक बनने दें। इको नेक्सस साम्राज्य के पास ध्रुव आयल महाद्वीप में उग्रसेन साम्राज्य के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। हर साल साम्राज्य अपनी सेना का आकार बढ़ाता रहा। इको नेक्सस साम्राज्य ने केवल 17 से 25 वर्ष की आयु के पुरुषों को भर्ती किया। साम्राज्य ने नए और ताजे बीजों की साधना पर ध्यान केंद्रित किया और 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को कोई मौका नहीं दिया। युवा सैनिकों की भर्ती का मतलब था कि सैनिक अगले 15 से 20 साल तक साम्राज्य के लिए काम कर सकता है। 20 वर्षीय सैनिक की भर्ती करने से साम्राज्य को यह गारंटी मिलती थी कि सैनिक अगले 15 से 20 साल तक साम्राज्य के लिए काम करेगा, क्योंकि कम रैंक वाले सैनिक की औसत सेवानिवृत्ति की आयु 35 से ऊपर होती है। अगर सैनिक में अच्छी प्रतिभा है और वह मेहनती है और अगर वह दूसरे क्रम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो सैनिक की सेवानिवृत्ति की आयु 60 या 70 साल तक बढ़ जाती है। साम्राज्य आसानी से युवा रंगरूटों को अपनी इच्छानुसार ढालने में सक्षम होगा। चूंकि युवा रंगरूटों को समाज और वयस्क जीवन का अनुभव नहीं होता, इसलिए साम्राज्य उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें साम्राज्य के प्रति देशभक्त बना सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सैनिक वफादार बने रहें और साम्राज्य की कठपुतली बने रहें। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? बिली ने आखिरी बार पूछा। वह इस बात से तंग आ चुका था। राजधानी में रहते हुए उसने देखा था कि सम्राट लोगों पर कितना नियंत्रण रखता है। उसे एक ऐसे साम्राज्य के लिए अपनी एकमात्र जान देने का कोई कारण नहीं दिख रहा था जिसने उसे केवल एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। स्टीव के चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया जब वह दूर से देख रहा था। फिर उसने बिली की ओर देखा और पूछा, भले ही हम भाग जाएं, हम साम्राज्य में वापस नहीं आ सकते क्योंकि भागने के लिए हमें मार दिया जाएगा। और वर्तमान में चल रहे युद्ध के साथ इको डोमिनियन साम्राज्य में हमारा पलायन बंद हो गया है। हम अन्य साम्राज्यों की ओर भी नहीं जा सकते क्योंकि वे साम्राज्य इको नेक्सस साम्राज्य के करीबी सहयोगी हैं। जब तक हमारे पास टिकट खरीदने और टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने और दूसरे क्षेत्र या महाद्वीप में भागने के लिए बहुत अधिक धन नहीं होगा, तब तक हमारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनके जैसे निम्न श्रेणी के सैनिक टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने के लिए आवश्यक 1000 स्वर्ण सिक्कों का खर्च कभी नहीं उठा सकते। हम इको नेक्सस साम्राज्य से बचकर नहीं जा सकते। यद्यपि बिली युवा था, वह बहुत होशियार था और परिस्थिति को शीघ्रता से समझने तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों में सोचने की उसकी विशेषता ने उसे जीवन में इतनी दूर तक आने में मदद की। तो फिर हम क्या हैं? हम इंतजार करेंगे। अगर हमारा कमांडर जीत जाता है तो हम कोई न कोई बहाना बनाकर सेना में बने रहेंगे। अगर हमारा कमांडर हार जाता है तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे और स्थारिन साम्राज्य के युद्ध बंदी बन जाएंगे। यह पागलपन है। हम ऐसा क्यों करेंगे? स्टीव ने पूरी तरह से भ्रमित होते हुए पूछा। कारण सरल है। हमारा कमांडर इको नेक्सस साम्राज्य की मुख्य शक्ति है। यदि वह पराजित हो जाता है तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उग्रसेन सम्राट को रोक सके। इसका मतलब है कि इको नेक्सस साम्राज्य का पतन हो जाएगा।
यदि ऑनरेकल एलायंस का नेता गिर जाता है तो ऑनरेकल एलायंस के अन्य सदस्य या तो हार जाएंगे या बस आत्मसमर्पण कर देंगे और शांति संधि की तलाश करेंगे। बिली समझ गया